हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस ट्यूसडे को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट अनाउंस कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि इस बजट की वजह से किस किस सेक्टर के ऊपर शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ने वाले हैं और शॉर्ट टर्म में कौन कौन सा सेक्टर जो है हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दूं कि ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है और ये आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल है। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे भी जो मेरी मार्केट्स को लेकर लगातार वीडियोस आती रहेंगी तो आप लोगों को पता चलता रहेगा, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। इसलिए सब्सक्राइब करें। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से कि अभी जो बजट आया है इससे किस किस सेक्टर के ऊपर एक्चुअली में शॉर्ट टर्म में इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को निफ्टी के बारे में बता दूं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। ठीक है, निफ्टी का चार्ट ओपन है। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ करने के लिए आप समझ लो ये ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग जितने लोग बजट लाइव में आए थे, ठीक है, सबसे पहले मैंने इस चैनल पर लाइव ही किया था, यूट्यूब लाइव। तो जितने लोग बजट लाइव में आए थे उन लोगों को बस रिवाइज कराने के लिए और अपडेट देने के लिए मैं पहले निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने दोपहर सुबह में 11 बजे जो है लाइव स्टार्ट करी थी, जब प्राइस लगभग यहाँ पर था। ठीक है, और उसके बाद मैंने ओपन लाइव में ये बोला था कि मार्केट यहाँ से करेक्शन करके नीचे जा सकता है और नीचे जाने के बाद प्रोबेबली इस जोन के आसपास से वापस पलट सकता है। उसके बाद मार्केट गिर गया और जब मार्केट यहाँ पर जाने के बाद क्लोज हुआ तभी मैंने दोबारा से अनाउंस किया था लाइव खत्म होने से पहले कि ऐसा हो सकता है कि अब मार्केट सीधे जाए। और जो लोग मुझे रेगुलरली टेलीग्राम में और बाकी सारे प्लेटफॉर्म से फॉलो करते हैं, आज मॉर्निंग में ही मैंने अपडेट डाल दिया था जब मार्केट लगभग यहाँ पर 24,500 पर ट्रेड कर रहा था कि मार्केट 24,850 जाना चाहिए। और वो सारे के सारे प्रेडिक्शंस जो हैं लगभग पूरे हो गए हैं। मार्केट नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहां से कंटिन्यू आगे बढ़े, लेकिन इसके बावजूद भी आगे क्या होने वाला है इसको वापस से रीएनालाइज करेंगे मंडे मॉर्निंग के बाद, और फिर उसे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, उन लोगों को इस चीज़ से बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह के अपडेट्स आप लोग रेगुलर बेसिस पर मुझसे लेना चाहते हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो जो 5 सेक्टर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें से पहला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, अब बैंकिंग सेक्टर को लेकर ज्यादातर लोगों के मन में यही है और मेरा भी यही विचार है कि बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर यूनियन बजट का इफेक्ट जो रहने वाला है वो प्रोबेबली नेगेटिव रह सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक्स को जो एक्सपेक्टेशन थी कि फिक्स डिपॉजिट या बैंक के प्रोडक्ट्स को लेकर जो बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि उनको बेनिफिट्स मिल सकता है यहाँ पर, उसका कुछ खास अनाउंसमेंट हमें बजट में देखने को नहीं मिला। और उसी वजह से आप लोगों ने देखा कि निफ्टी ने तो रिकवरी बड़ी तेज की, लेकिन बैंक निफ्टी में पहले 3 दिन लगातार ड्रॉप आया। हमारा यहाँ पर टारगेट 51,155 का था, तो 51,155 से थोड़ा ज़्यादा नीचे गया मार्केट। और उसका रीज़न भी हम लोगों को समझ में आ गया था कि बैंक्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं बैंकिंग सेक्टर को इस अपॉर्चुनिटी में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि बैंकिंग के लिए कुछ आएगा, बैंकिंग के लिए नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरी तरह से ये मान के बैठ जाना है कि नहीं यार अब तो बैंक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं रह गया है। ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा है। जो शॉर्ट टर्म रिएक्शन आनी थी वो मेरे हिसाब से आ चुकी है। ठीक है, और आज जितने भी सेक्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं उसके अंदर एक इनवैलिडेशन भी बताऊंगा, क्योंकि बजट के बाद मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल रहती है और कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट भी जा सकती है। और कोई भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट्स में बिना स्टॉप लॉस या इनवैलिडेशन के लिए मेरे हिसाब से अधूरी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोचिए, आप कार चाहे 10 लाख रुपए की खरीद लीजिए, आप कार चाहे 50 लाख रुपए की खरीद लीजिए, आप कार 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ रुपए की भी कार खरीद लीजिए, लेकिन वो कार आपके चलाने लायक तभी है जब उसके अंदर सीट बेल्ट है। अगर कार 2 करोड़ रुपए की भी है और उसके अंदर सीट बेल्ट नहीं है, आपके लिए सेफ्टी फीचर्स नहीं है, तो वो कार आपके काम की नहीं है। उसी तरह से शेयर मार्केट में मिलने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन बिना इनवैलिडेशन के और बिना स्टॉप लॉस के काम की इतनी नहीं होती है। तो बिना स्टॉप लॉस इनवैलिडेशन के इन्फॉर्मेशन पास करना यूजुअली मेरी आदत नहीं है, तो मैं सारे सेक्टर्स में आपको इनवैलिडेशन भी बताते हुए चलूंगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट के लिए ये जो 50,890 का लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले हफ्ते में मार्केट जो रेगुलर बेसिस पर जो डेली कैंडल्स क्लोज करता है वो मोर लाइकली इसके ऊपर क्लोज करे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर साइन ऑफ वीकनेस होगा। ठीक है,
और उस केस में मैं अपना हार्ड स्टॉप जो रखूंगा इस लो के नीचे रखूंगा, जो कि है 50,440 के आसपास, ठीक है, या 50,435 हम मान सकते हैं। इसके नीचे मैं अपना हार्ड स्टॉप लॉस रखूंगा। इस इनवैलिडेशन के साथ मैं बैंक्स में ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूं कि मार्केट यहां से पंप होकर वापस नए ऑल टाइम हाई जाएगी, ये एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं रख रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आने वाले हफ्ते में मार्केट इस हाई के ऊपर जाता है, यानी कि आज का हाई जो था 51,400, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, अगर 51,400 के ऊपर जाता है तो यहां पर एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में रहने वाली है, जो कि लगभग 2 से 2.5% का मूव आपको इस इंडेक्स में दे सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी हमें शॉर्ट टर्म में 4-5% के मूव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे सेक्टर में बढ़ूंगा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी और बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर इंक्लूड करना क्यों जरूरी था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर, तो उतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी जाए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि मेरे हिसाब से बैंक्स के लिए ऑलरेडी लास्ट वाला जो बजट था उसमें भी अच्छी खासी अनाउंसमेंट्स हुई थी, और अभी जो इकोनॉमी चल रही है, जो बैंकिंग की कंडीशन चल रही है, जो रिजल्ट्स आए हैं बैंक्स के, वो इतने खराब नहीं कि हमें परेशान होने की जरूरत है। हाँ, कंसोलिडेशन थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो एक्सपेक्टेशन में रखो। और ये आपका एक सेक्टर हो गया। तो जो अगला सेक्टर है जिसकी मैं बात करने वाला हूं उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक बार अनाउंसमेंट कर भी चुका हूं, दैट इज हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर के अंदर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये चार्ट बहुत सारे लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे जो मुझे रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं उन, क्योंकि ये चार्ट मैंने कल भी शेयर किया था, और आप देखोगे कि मैंने इसको कल शेयर किया था और आज में ही ये जो सेक्टर है लगभग लगभग 3-3.5% ऊपर है। 3% आज में ऊपर है आज के लो से, और अगर कल के लो से देखें तो लगभग 3.5% ऊपर है। तो हेल्थ केयर के अंदर बहुत अच्छा मूव आया है। उसके रीजंस भी आप लोगों को पता है, कैंसर के 3 ड्रग्स को कस्टम ड्यूटी से हटा दिया गया है, और भी बहुत सारे ड्रग्स जैसे एक्सरे की ट्यूब्स थी उनको हटा दिया गया है। तो इससे थोड़ी पॉजिटिव जो है एनर्जी आई। साथ में हेल्थ केयर के लिए बहुत सारे बजट अनाउंस हुए हैं। आयुष्मान भारत के लिए आपको पहले से ही पता है कि कितने 200 करोड़ रुपए आई थिंक पहली बार बजट में अनाउंस हो चुके हैं। इसके अलावा एक जन कल्याण गरीब योजना करके जो है आई है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं आई हैं जिससे कि हेल्थ केयर के ऊपर गवर्नमेंट काम करना चाह रही है, और ये चीज हेल्थ केयर स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बूम दे सकता है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से अभी भी हमें 7-8% ऊपर का टारगेट हमें इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, जहां पे मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट 14,300 से लेकर 14,700 के बीच में है। तो इस चार्ट को भी आप लोग अपने लिए रख सकते हो। यहाँ पर आप इनवैलिडेशन क्या रखोगे, 12,880 का, ठीक है, 12,880 का आप इनवैलिडेशन रखेंगे, और इसके हिसाब से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। सो पहला हो गया हमारा बैंकिंग सेक्टर, दूसरा हो गया हमारा हेल्थ केयर, और तीसरा है इसी से रिलेटेड फार्मा सेक्टर, ठीक है। तो जब मेडिसिन की बात हुई है तो फार्मेसी तो देखिए पंप होनी ही है, ठीक है ना। तो फार्मेसी सेक्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी लास्ट मंथ से काफी बुलिश हूं, 2-3 बार इस चार्ट को पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं कि यहां पर हमें वापस से एक अपॉर्चुनिटी मिली है शॉर्ट टर्म गेन्स करने का। अभी इंडेक्स का प्राइस चल रहा है 21,600, और मेरे हिसाब से ये 22,350 से लेके 23,000 के बीच में लगभग लगभग यहां से ट्रेवल कर सकता है, जो कि अभी भी हमें लगभग 5 से 6.5% के बीच की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका 23,100 ये एक रेंज है जहां मुझे लग रहा है कि ये फार्मेसी सेक्टर यहां पर जाना चाहिए। सो इसके हिसाब से भी आप अपने स्टॉक्स को सिलेक्शन कर सकते हैं, और फार्मेसी सेक्टर के अंदर भी आने वाले दिनों में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में क्या होना है, मिड टर्म में क्या होना है, ये आज से आपको 1-2 महीने बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल इंपैक्ट क्या आया। हाँ, जैसे कि सोलर सेक्टर हो गया, कुछ ऐसे सेक्टर्स जिनके लिए अनाउंसमेंट बहुत अच्छे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो सारे सेक्टर जो है हमारे लिए मिड टर्म के लिए अच्छे हैं ही। बट अभी फिलहाल हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर और फार्मेसी, इन दोनों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट सेक्टर की मैं बात करूंगा मेटल सेक्टर के बारे में, ठीक है। इसका भी चार्ट मैंने जो है आज मॉर्निंग में पोस्ट किया था, लेकिन मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा और समझा दूं कि मेटल सेक्टर में क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि देखो अभी जो है कई सारे मेटल्स के ऊपर से कस्टम ड्यूटी हटाने की बात हुई है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कंपनीज के लिए, ठीक है। सो इस वजह से, और स्टील के भी ऊपर जो है आई थिंक कुछ जो स्टील के ऊपर कस्टम ड्यूटी होती है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, वो भी कम करने की बात बजट में हुई थी। मैं मिंट का आर्टिकल पढ़ रहा था, आप वहां से फॉलो कर सकते हो, मैं आपको सोर्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो मिंट के ऊपर, मिंट में आर्टिकल आया था इसके लिए, तो मुझे वहां से पता चला कि जो है मेटल का इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है। देन आई ओपनड इट, मैंने चेक किया, और बहुत अच्छा बेस यहाँ पर देखने को मिला है 9,000 के आसपास, ठीक है। तो जो ये 8980 से लेकर
9075 की रेंज का जो ये बेस बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इनवैलिडेशन रखकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म में मैं 9800 से, ठीक है, ये वाला जो हाई है ये शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 9800 से 10000 जो है लेवल्स यहां पर चले जाने चाहिए। हालांकि मेटल स्टॉक के ऊपर मैं लगभग पूरे साल के लिए बुलिश हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले महीनों में हमें ये लेवल्स भी देखने को मिल जाए 11200 और 11600 के, जो कि अच्छे खासे ऊपर है यहां से। और मेरे हिसाब से लगभग 20% का मूव हमें ये दे सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो वही 5 से 6% का मूव आपको मेटल के स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो ये काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आपको जाना है मेटल के स्टॉक्स निकालने हैं और उनके ऊपर रिसर्च करके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज में धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में आप मेटल के स्टॉक्स देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग एलियट वेव्स के फैन हैं, तो आज मैंने एलियट वेव्स सिखाने के पर्पज से जो है एक एनालिसिस किया था मेटल के स्टॉक्स का ही, तो उनके लिए मैं ये डाल रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और शायद आपको ये हेल्प करेगा कि एक्चुअल में एलियट वेव्स किस तरह से स्टडी करते हैं, कैसे जो है मेटल स्टॉक के ऊपर वो काम कर रही है। तो ये चीज आपको बेनिफिट दे सकती है यहाँ पर, इसलिए मैं इस चार्ट को भी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, ठीक है, अगर यहाँ से इस तरह से, या फिर आप मेरे जो टेलीग्राम ट्विटर पर जो आप लोग अगर फॉलो करते हैं वहां पर भी आपको चार्ट, और यूट्यूब के भी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने इस चार्ट को शेयर किया है, तो आप वहां से भी देखकर इसको स्टडी कर सकते हैं। और इस तरह से आप देखोगे कि मेटल स्टॉक में अभी पोटेंशियल काफी है। इनवैलिडेशन सेम रहेगा, जो हमारा ये बॉक्स बना हुआ है लगभग 9000, इसके नीचे कोई भी वीकली क्लोजिंग यहां पर हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए और मेरे हिसाब से मिलेगी भी नहीं। और लास्ट और जबरदस्त सेक्टर जो है वो है ऑटो स्टॉक्स का, और बहुत शानदार मूव ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। अब आप अगर जाके आंख बंद करके सारे स्टॉक देखोगे तो कुछ स्टॉक्स आपको पंप मिलेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स आपको अभी भी ऐसे मिल जाएंगे जो एंट्री से निकलना शुरू हुए हैं, और वहां पर आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। ठीक है, ऑटो सेक्टर का तो मैं लगभग 2022 से ही बहुत बड़ा फैन रहा हूं। 2022 से ही मैं बार बार बात करता आया हूं कि ऑटो सेक्टर बहुत बूम होने वाला है और हम इसको 30,000 तक जाते हुए देखेंगे। वहां तक वो जा रहा है, उस रास्ते पर है। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो आप देखोगे एक स्ट्रक्चर जो है ये स्टॉक बार बार फॉलो करना पसंद करता है, जो कि पिछले पूरे 2024 से करता आ रहा है। एक बार देखो आप रिएक्शन आया, 2 बार रिएक्शन आया, 3 बार रिएक्शन आया, और चौथी बार 2 तरह की रिएक्शन है। एक तो आप देखो वीकली चार्ट पर किस तरह का हमारे पास रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, एक तो रिएक्शन इस तरह की है डेली चार्ट पर, और साथ में एक हमारा जो इसने रिसेंट प्राइस एक्शन दिखाया उस तरह की भी एक्शन है हमारे पास यहाँ पर। तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑटो सेक्टर के अंदर जो ये लेग आ रही है ये अच्छी खासी जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट दे, इसलिए मैंने दोनों टारगेट इसके अंदर आपके सामने चार्ट में दिखाए हैं। तो पहला टारगेट हम इसमें उम्मीद कर रहे हैं 27,250 का, ठीक है, जो कि लगभग यहां से ऊपर है हमारे पास 3 से 4% का ऊपर। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे ये 27,250 नहीं, ये अगर इसके ऊपर जाता भी है तो कम से कम 27,500 और 700 के बीच तक जाएगा। तो 3 से 5% का आप एक्सपेक्टेशन ऑटो स्टॉक्स में यहाँ रख सकते हो, जो आपको छोटी स्कैल्पिंग करने में, स्विंग करने में फायदा दे सकते हैं। अदरवाइज मैं जो ओवरऑल उम्मीद कर रहा हूं, अगर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा दम दिखा दिया और इसके ऊपर थोड़ा होल्ड कर लिया इस लेवल के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसी ईयर के अंदर अंदर लगभग 15 से 18% का और मूव ये सेक्टर हमें दे सकता है। सो ये वो 5 सेक्टर हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला था। पहला था बैंकिंग सेक्टर, जिसके लिए आपको नेगेटिव या निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग उसमें हैं वो बेफिक्र रहें, वहां पर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज भी हैं और उसके अंदर करेक्शन डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, कंसोलिडेशन के चांसेस हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले उसमें शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए। उसके अलावा आपका हेल्थ केयर हो गया, तीसरा आपका फार्मेसी हो गया, चौथा सेक्टर आपका मेटल सेक्टर हो गया, उसके तो मैंने दो एनालिसिस आप लोगों को दिखाए, और पांचवा सेक्टर आप लोगों के लिए ऑटो सेक्टर है। तो ये 5 सेक्टर्स के अंदर आप लोग अभी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, और मेरे हिसाब से बजट के इफेक्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखने ऑलरेडी शुरू हो ही गए हैं, इन चार्ट्स में भी आप लोगों ने देखा, और ये आने वाले 1-2 हफ्ते तक, लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को ऐसे ही दिखाई देने चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी और आप लोग सेक्टर्स को पढ़ के अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाएंगे। वापस से एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि नए चैनल को प्रमोट करने में आप ही लोग मेरी मदद कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब करिए, जबरदस्ती करिए, जबरदस्ती अपने दोस्तों को करवाइए, थोड़ा सा पुश आप लोगों से चाहिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कम्युनिटी ऐसे ही ग्रो होने लगेगी। तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने रिव्यूज
डेफिनेटली अपने रिव्यूज, अपने सजेशन, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन देना छोड़ दिया हो, किसी वीडियो में मैंने इनवैलिडेशन बताना रह गया हो, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लग रही है तो आप बेफिक्र होके जाओ, एंगेज करो, कमेंट में जाके लिखो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, मुझे चाहिए, और मैं आप लोगों को उसका भी रिप्लाई जरूर दूंगा। Alright, so this is from my end and from on the Hold with Priyank YouTube channel. Thank you so much for watching and keep trading and stay safe. Thank you.